हेलो गाइस, आज हम एबीजी के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने 4 कंपोनेंट डिस्कस कर लिया था। दूसरा पार्ट है जिसमें हम 2 कंपोनेंट है, जिसका 5वां पार्ट है पॉसिबल इटियोलॉजी। पॉसिबल इटियोलॉजी में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो डिस्कस करेंगे आयन गैप। आयन गैप होता क्या है? सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस बाइकार्बोनेट प्लस क्लोराइड, ये फार्मूला होता है। सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस बाइकार्बोनेट माइनस क्लोराइड प्लस, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट मैंने लगाया है। इस चीज़ को होता है क्या है, कभी कभी ऑप्शन में इसको ऐसे दे देंगे, सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड माइनस बाइकार्बोनेट, सेम चीज़ है। कभी कभी इसी चीज़ को सोडियम माइनस बाइकार्बोनेट माइनस क्लोराइड इस तरह से लिख देंगे। सिंपल मैथ का एप्लीकेशन करते हैं इस तरह के ऑप्शन। अब यहाँ पे पोटेशियम हटा दिया गया, तो बहुत जगह फार्मूला इस तरह से लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है पोटेशियम यहाँ पे हटा क्यों दिया गया। इसके लिए हम नॉर्मल वैल्यूज जानते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो सोडियम का होता है 135 से 145 होता है, हम एवरेज 140 ले लेते हैं। सोडियम पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू 3.5 टू 5.5, एवरेज हम 5 ले लेते हैं। बाइकार्बोनेट का हमने बताया था 22 से 26, एवरेज 24। क्लोराइड का जो वैल्यू होता है 95 टू 105, एवरेज 100 ले लिए। अब देखिए, सोडियम के 140 के कंपैरिजन में पोटेशियम का क्या 5 है। इस 140 के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको पोटेशियम को छोड़ देते हैं, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर नहीं रहा है। लेकिन अगर हम क्लोराइड के कंपैरिजन में 100 के कंपैरिजन में 24 या 25, क्लोराइड की वैल्यू 100 एवरेज आ रहा है। इसके कंपैरिजन में बाइकार्बोनेट 25 से 24 1/4 है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए बाइकार्बोनेट हटाते नहीं। तो जो फार्मूला ये मिलेगा उससे कंफ्यूज नहीं करना। एक्चुअल करेक्ट फार्मूला ये होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह फार्मूला ये लिखा रहेगा। पोटेशियम को क्यों हटा देते हैं? क्योंकि 140 के कंपैरिजन में 5 नेग्लिजिबल है। अब इससे हम क्या होगा, आयन गैप। आयन गैप यूजुअली होता क्या है, Ag ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ±4, 12 ±4, यानी 4 कम कर दो 8, 4 जोड़ दो 16, यानी 8 से 16 ये इसकी नॉर्मल वैल्यू हुई। अगर वैल्यू 8 से कम हो गई तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज एन आयन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर वैल्यू 16 से ज़्यादा हो गई तो इसको बोले इंक्रीज एन आयन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर वैल्यू इसके बीच में रहती है, मान लीजिए 10 है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल एजी आयन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आयन गैप का ये कॉन्सेप्ट है। इसको हम इंक्रीज आयन गैप, डिक्रीज आयन गैप विथ एग्जाम्पल, लास्ट में हम एक फ्लो चार्ट, मास्टर चार्ट बनाएंगे पूरा एबीजी पे, उस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए पॉसिबल इटियोलॉजी में हम इतना जानते हैं, आयन गैप वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आयन गैप इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए सिर्फ हम इतना जानते हैं। हमारा जो एबीजी का छठा कंपोनेंट था वो था ऑक्सीजन स्टेटस असेसमेंट। ऑक्सीजन स्टेटस असेसमेंट, तो इसका जो एक होता PaO2 से हम, जैसे हमने बताया था 80 to 100 चिल्ड्रन में प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होगा नॉर्मल वैल्यू, इसको हम पीएच की उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 50 to 70, टर्म में प्रीटर्म में 45 to 65, इस तरह हम बता दें। तो इससे अगर ये नॉर्मल रेंज में, इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेटस अच्छा है। दूसरा इसका, तो एक तो ऑक्सीजन स्टेटस हमें PaO2 से पता चलेगा। दूसरा जो ऑक्सीजन स्टेटस हमें पड़ता है ऑक्सीजनेशन इंडेक्स।
ऑक्सीजनेशन इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका फार्मूला जो होता है ऑक्सीजनेशन इंडेक्स निकालने का, ऑक्सीजनेशन इंडेक्स इक्वल टू MAP, मीन एयरवे प्रेशर इंटू FiO2 इंटू 100 इंटू पोस्ट डक्टल PO2। पोस्ट डक्टल ये है जो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा या ट्रंकस आर्टेरियोलिस होता है, जो मान लीजिए यहाँ से आके ये एब्डोमिनल एओर्टा जा रहा है, यहाँ पे किया तो इसके पहले का पार्ट प्री डक्टल होगा, इसके नीचे का पार्ट पोस्ट डक्टल होगा। यानी हमें जो ABG लेना है वो लोअर पार्ट, लोअर लिम्ब लेंगे तभी पोस्ट डक्टल होगा। तो हमें ऑक्सीजनेशन इंडेक्स के लिए जो ABG लेना होगा वो लोअर लिम्ब से लेना होगा, तभी तो पोस्ट डक्टल होगा। अच्छा, अब इसमें देखते हैं MAP FiO2 हमें कहाँ से मिल जाएगा, वेंटी सेटिंग से मिल जाएगा, 100 न्यूमेरिकल वैल्यू है। पोस्ट डक्टल हम एक ABG लेंगे जो ABG लोअर लिम्ब से होगा। अब आता है MAP, तो MAP के लिए अलग से फार्मूला आता है। MAP मीन एयरवे प्रेशर, एम्स में कई बार, एम्स 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है PG में। MAP का फार्मूला मीन एयरवे प्रेशर होता है P प्लस ब्रैकेट में माइनस PIP माइनस P इंटू टी इंस्पायरेटी अपॉन टी टोटल। तो आपका पीप कहाँ से मिल जाएगा, वेंटिलेटर से मिल जाएगा। PIP आपका कहाँ से मिल जाएगा, वेंटिलेटर से मिल जाएगा, ये भी वेंटिलेटर से। यहाँ पे भी PIP वेंटिलेटर से। TI आपका ये भी वेंटिलेटर से मिल जाएगा। टी टोटल ये भी वेंटिलेटर से मिल जाएगा। कैसे? अच्छा, अब यहाँ पे TI दिया, टी टोटल तो दिया नहीं होता, कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है IE रेशियो जो होता है 2:1 हम लेते हैं, ये नॉर्मल रेशियो है। तो अगर किसी का TI वेंटिलेटर पे 0.4 है तो रेशियो अगर 2:1 होता तो TE अपने आप कितना हो जाएगा, इसका दूना 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम टी टोटल निकाल सकते हैं, टी टोटल इक्वल टू TI प्लस TE, 0.4 इंटू 0.8 1.2, तो हमें मिल गया सारा। अब हम मान लीजिए एक वैल्यू लेते हैं, किसी उसमें वैल्यू पीप किसी का वेंटिलेटर 5 है, PIP मान लीजिए 15 है, TI मैंने 0.4 ले लिया, टी टोटल 1.3 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 5 प्लस 15 माइनस 5 इंटू 0.4 अपान 1.2, हटा देते हैं इसको, 4 तिहाई, ठीक है। तो 5 प्लस यहाँ से 10 इंटू 1/3, 5 प्लस 3.3 यानी 8.3। मेन एयरवे प्रेशर इसका इस सिनेरियो का कितना होगा, 8.3, हम 8 ले लेते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, यूजली लोग क्या करते हैं, मेन एयरवे प्रेशर को कंफ्यूज करते हैं कि पीप के बराबर होगा। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि मेन एयरवे प्रेशर को PIP समझते हैं। तो हम दोनों चीज़ क्लियर करें, मेन एयरवे प्रेशर ना पीप होता है ना PIP होता है। इसकी वैल्यू जो होती है, देखिए तो पीप से ज़्यादा होता, पीप 5 था, इसकी वैल्यू 8 आई, और PIP से कम होता, PIP 15 था, इसकी वैल्यू 8 आई। यानी कि पीप और PIP दोनों का बीच में होता है मीन एयरवे प्रेशर। फार्मूला इम्पोर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू देके आपसे कैलकुलेशन करवा ले देंगे, कई बार आपको वो ऑक्सीजनेशन इंडेक्स का फार्मूला पूछ लेंगे और कैलकुलेशन भी करा लेंगे, पोस्ट डक्टल PO2 वो दे देंगे वैल्यू, और FiO2 आपको वेंटिलेटर से। तो अब आप ऑक्सीजनेशन इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। FiO2 मान लीजिए 40% है तो ये हो जाएगा 0.4, पोस्ट डक्टल PO2 मान लीजिए 80 है, सारी वैल्यू है, MAP वैल्यू यहाँ से मिली है, आप इसको भी कैलकुलेट करें ऑक्सीजन इंडेक्स। अब ऑक्सीजन इंडेक्स का और इम्पोर्टेंट क्या है, किसी का ऑक्सीजन इंडेक्स OE बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर 25 या 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है तो ये इंडिकेशन होता है इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड हम प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, यानी PPHN में इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसके लिए हम पहले ऑक्सीजनेशन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर ऑक्सीजनेशन इंडेक्स 25 या उससे ज़्यादा है
मान लीजिए ऑक्सीजनेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया, आपका 40 या 40 से ज़्यादा आ गया, आपके कान खड़े होना चाहिए। अब आपका इनहेल्ड ऑक्सीजनेशन से काम नहीं चलेगा, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड से काम नहीं चलेगा। ये इंडिकेशन होता है इक्मो। एम्स 2021 पूछा था कि एक बच्चे को क्या कंडीशन, ऑक्सीजनेशन इंडेक्स क्या होना चाहिए कि इक्मो का इंडिकेशन होता है। इक्मो होता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसको आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन भी बोलते हैं। इक्मो पर पीजी में, पीजी पीडियाट्रिक्स में 60 नोट भी आता है, 60 नोट भी आता है। तो ये इम्पोर्टेंट डाटाज हैं। ऑक्सीजन स्टेटस का तीसरा पार्ट है एल्वियोलर आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन डिफरेंस। ए कैपिटल ए स्मॉल ए DO2। एल्वियोलर आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन डिफरेंस। इसका जो फार्मूला होता है वो P कैपिटल O2 अपान माइनस P स्मॉल O2। ये एल्वियोलर PaO2 एल्वियोलर ऑक्सीजन को बताता है, ये आर्टीरियल, और इनके डिफरेंस को ये बोलते हैं एल्वियोलर आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन डिफरेंस। तो ये जो PaO2 वाला हमको ABG से मिल जाएगा। ABG से हमने कैलकुलेट किया, मान लो इसकी वैल्यू 70 आ गई। अब हमें PaO2 की वैल्यू चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए। इसकी वैल्यू ये फार्मूले से आएगा PB मतलब बैरोमेट्रिक मतलब इन्वायरमेंटल प्रेशर, PH2O P वाटर का प्रेशर, और FiO2 आपको बेंटी से मिल जाएगा, PCO2 आपको AB से मिलेगा अपान R ये होता है रेस्पिरेटरी क्वाशिएंट। इसकी जो वैल्यू होते हैं हम 0.8 लेते हैं इसकी वैल्यू हम। तो क्या हुआ आपका P बैरोमेट्रिक ये दिया रहेगा, दिया होता है, PH2O ये दिया होता है, FiO2 आपको वेंटिलेटर से मिल जाएगा, PCO2 आपको ABG से मिल जाएगा, और R की वैल्यू हम 0.8 लेंगे। ये कैलकुलेट किए, मान लीजिए कैलकुलेट किए, हमारा वैल्यू 80 आ गया, 80 आ गया, मैंने ये कैलकुलेट किया, वैल्यू हमारा 80 आ गया, और ABG में ये 70 आया, यानी PaO2 है। अब हम कैपिटल A स्मॉल ए TO2 निकालते हैं, Pa माइनस यानी 80 माइनस 70 इक्वल टू 10। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी 5 to 10 होती है एल्वियोलर और ऑक्सीजन, यानी कि 5 से 10 के आसपास आपका O2 जो आपको इनहेल के वाटर इन्वायरमेंट से वो आपका जो आर्टरी में जाती है वो 5 से 10 PaO2 पार्शियल प्रेशर कम जाती है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है। ये चीज़ है चिल्ड्रन के लिए। न्यूनेट में ये क्या होता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस न्यूनेट में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये वैल्यू आपकी बढ़ के नॉर्मल 25 से 35 तक, चिल्ड्रन में 5 से 10, और न्यूनेट में ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये वैल्यू 25 से 35 तक नॉर्मल हो जाती है। अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने, ये हमारा लंग्स है, ये यहाँ पे आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन आया, मान लीजिए 100 आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक न्यूबॉर्न का केस ले रहे हैं, मान लीजिए न्यूबॉर्न का केस लें। अब यहाँ से ये इसका 20 आया तो हम इसको एवरेज वैल्यू 30 ले लेते हैं। अब यहाँ से ये आके आपका 70 आया, यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना हुआ 30, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कोई पैथोलॉजी हो गई, निमोनिया हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, ठीक है, कोई भी इंट्रिंसिक लंग पैथोलॉजी यानी लंग्स के अंदर पैथोलॉजी, तो क्या जो ये आ रहा है 100 वो 70 आएगा, यहाँ पे कुछ
ऑक्सीजन बर्बाद होगा, PO2 कम हो जाए। अब ये घट के मान लीजिए कितना हो गया, 50 हो गया, ये 50 हो गया। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, 50 हो गया। यानी दूसरे में क्या क्या कहें, दूसरे शब्दों में क्या कहें, इंक्रीज PaADO2, यानी इंक्रीज एल्वियोलर आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन डिफरेंस, या ग्रेडियंट बोलते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन एल्वियोलर आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन ग्रेडियंट बढ़ गया। इसका मतलब कि कोई इंट्रिंसिक लंग्स पैथोलॉजी है, इसका मतलब कोई इंट्रिंसिक लंग्स पैथोलॉजी है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई कि जो यहाँ पे 100 आ रहा है यही कम हो जाए, ये कम कब हो सकती है, कोई CNS की पैथोलॉजी है। अगर कोई CNS पैथोलॉजी है तो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ वीकनेस है, भूख है, अनकॉन्शियस है, तब क्या होगा, ये जो यहाँ से वैल्यू आ रहा है यही कम हो जाए, 80, ये 80 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लंग्स में इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे CNS में प्रॉब्लम है, तो यहाँ ऊपर से ही कम आया, तो ये कंडीशन, ये सिनेरियो हुआ, यहाँ पे तो 70 आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई पैथोलॉजी नहीं। तो अब इसकी वैल्यू क्या हुआ, 10। नॉर्मल हमने क्या लिया था, 30, यानी डिक्रीज एल्वियोलर ऑक्सीजन टेंशन ग्रेडियंट या डिफरेंस क्या बताता है कि इंट्रिंसिक लंग्स नहीं, उसको CNS की पैथोलॉजी है। तो ये इसका सिग्निफिकेंट है। नॉर्मल है, अगर गैप या ऑक्सीजन टेंशन ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पैथोलॉजी इंट्रिंसिक लंग में नहीं CNS में है। और अगर गैप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पैथोलॉजी हमारे लंग्स में है, पेशेंट के लंग्स में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू है, फार्मूला होता है, लोग टफ समझते हैं, जबकि बहुत ही ईजी है। समझना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, बहुत ही ईजी है, घबराना नहीं है, ठीक है। ABG का हम समापन इस मास्टर चार्ट से करेंगे। मास्टर चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पॉसिबल इटियोलॉजी था उसमें हमने सिर्फ एनायन गैप बता के छोड़ा था। एक्चुअली जो इटियोलॉजी है हम उस मास्टर चार्ट से टोटली क्लियर करेंगे। तो हमारे पास जो ABG 2 कंडीशन हो सकती है, एसिडोसिस हो सकता है, दूसरा एल्कोलोसिस हो सकता है। एसिडोसिस हो सकता है, एल्कोलोसिस। तो हम पहले एसिडोसिस एसिडोसिस क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी बाइकार्बोनेट लेस देन 24। अगर बाइकार्बोनेट लेस देन 24 है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मैंने AG बताया था, एनायन गैप बताया था मैंने कि जो 8 से 16, 8 से कम डिक्रीज, 16 से ज़्यादा, और इसके बीच में नॉर्मल। तो जो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके लिए एक निमोनिक है, नॉर्मल डॉक्टर फ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल डॉक्टर फ्यूज। तो D से होगा डायरिया, एग्जाम्पल बार बार नीट PG में पूछे जाते हैं। R से होता RTA, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। RTA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सेपरेट लेक्चर हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस पे कभी डिस्कस करेंगे। F से होता है फिस्चुला, बॉडी में कहीं भी फिस्चुला बना हो, चाहे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट GIT के बीच, मेल जेनाइटल ट्रैक्ट GIT के बीच, बॉडी में कहीं भी फिस्चुला हो तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और कौन से टाइप का, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये जो U है, U से होगा यूरेट्रो सिग्मोस्टोमी, यानी यूरेटर और सिग्माइड कोलन के बीच में एनास्टोमोसिस है, तो वहाँ पे भी होगा क्या, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक। तो नॉर्मल डॉक्टर फ्यूज, D से डायरिया, R से RTA, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब चाहे टाइप 4 हो, टाइप 3 हो, टाइप 1 हो,
टाइप 2 टाइप 1 हो, टाइप 3 नहीं होता है, या यूरेट्रोसिग्मोस्टोमी नॉर्मल के ये एग्जाम्पल हैं। इंक्रीज एनायन गैप का एग्जाम्पल होता है कल्ट निमोनिक, कल्ट कैसे कीटोएसिडोसिस। फिर अब चाहे वो स्टारवेशन के कारण हो, चाहे डायबिटिक के कारण हो, जो भी कारण हो, कीटोएसिडोसिस कहीं भी हो रहा है, इंक्रीज एनायन। यू से होता है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, रीनल फेल्योर में जब उसको डिरेंज किडनी फंक्शन प्लस उसका जो क्लिनिकल फीचर है उसे यूरेमिया बोलते हैं। तो यूरेमिया के केस में लैक्टिक एसिडोसिस, कोई भी ऐसा कंडीशन जो लैक्टिक एसिडोसिस कर रहा हो वो इंक्रीज एनायन गैप मेटाबॉलिक जरिए। टी से होता है टॉक्सिन। टॉक्सिन की बड़ी लंबी लिस्ट है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसमें साइनाइड पॉइजन, बहुत सारे पॉइजन आएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार बार याद रखना है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है इथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल टॉक्सिन में। और तुम्हारा लैक्टिक एसिडोसिस के अलग अलग कंडीशन देंगे, जैसे कीटोएसिडोसिस के अलग अलग कंडीशन, स्टारवेशन दे देंगे, इस तरह का पूछते हैं। नॉर्मल एनायन गैप या इंक्रीज एनायन गैप। नॉर्मल का एग्जांपल मैंने बता दिया, इंक्रीज का बता दिया, कल्ट निमोनिक से आप याद रखेंगे। जो डिक्रीज एनायन गैप मेटाबॉलिक जो इसके एग्जांपल बुक में नहीं दिए हैं, काफ़ी रिसर्च की ढूंढने के बाद मिला है। इसमें एक कंडीशन होता है मल्टीपल माइलोमा, एक ट्यूमर है, इस ट्यूमर में होता है, ठीक है। दूसरा एक होता है कोई भी ऐसा कंडीशन जो हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन कम हो जाए। तीसरा एक कंडीशन होता है हाइपोमैग्नीसीमिया। ये 3 नाम याद रखेंगे। डिक्रीज एनायन गैप, मल्टीपल माइलोमा एक ट्यूमर होता है, हाइपोएल्बुमिनिया और हाइपोमैग्नीसीमिया। कहीं कहीं हाइपोकैल्सीमिया भी दिया हुआ है, तो 4 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया और मल्टीपल माइलोमा। ये आपका हो गया एसिडोसिस मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के नॉर्मल एनगना, इंक्रीज और डिक्रीज एनगना। अब दूसरा आते हैं, हम मेटाबॉलिक का पहले देख लेते हैं, मेटाबॉलिक एक साथ, एल्कलोसिस मेटाबॉलिक। तो इसमें हम देखते हैं यूरिनरी क्लोराइड, हम इसमें देखते हैं यूरिनरी क्लोराइड, हम वर्कअप करें यूरिनरी में क्लोराइड देखते हैं। अब यूरिनरी क्लोराइड हो सकता है क्लोराइड 20 से कम हो, 20 मिलीमोल पर लीटर से कम हो, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड रेस्पॉन्सिव या क्लोराइड सेंसिटिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्लोराइड सेंसिटिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसका जो एग्जाम्पल आता है वो वोमिटिंग। वोमिटिंग का मैंने शुरुआत में क्लिनिकल कोरिलेशन बताया था, वोमिट करेगा, H+ लॉस होगा, तो H+ लॉस होगा, एसिड लॉस हुआ तो एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो ये वोमिटिंग इसका एग्जाम्पल है। क्लोराइड सेंसिटिव या क्लोराइड रेस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। अगर यूरिनरी क्लोराइड की वैल्यू मोर देन 20 मिलीमोल पर लीटर से है तो इसको बोलते हैं क्लोराइड रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और इसका एग्जाम्पल है बार्टर सिंड्रोम। एम्स में कई बार पूछा गया बार्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है बार्टर? DCT में एक चैनल होता है सोडियम क्लोराइड, उस चैनल का कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है बार्टर सिंड्रोम। यहाँ पे मिलता है क्लोराइड रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब दूसरा पार्ट है एसिडोसिस का, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहाँ पे एप्लीकेशन हम करेंगे जो अभी बहुत सारा एक्सटेंसिव वो किए थे, एल्वियोलर आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन ग्रेडियंट का। अब समझिए इस चीज़ को, अगर मैंने बताया था ग्रेडियंट बढ़ गया है तो इंट्रिंसिक लंग्स प्रॉब्लम, और ग्रेडियंट नॉर्मल है तो इसका लंग्स प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए एसिडोसिस होने के लिए क्या करना, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना मतलब CO2 रिटेन होना है, CO2 रिटेन होना है मतलब हाइपोवेंटिलेशन, रिटेन करने के लिए हाइपोवेंटिलेशन। तो हाइपोवेंटिलेशन विथ इंट्रिंसिक लंग्स प्रॉब्लम, हाइपोवेंटिलेशन तो कॉमन हो जाएगा। अगर किसी का कैपिटल A स्मॉल a DO2 यानी एल्वियोलर आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन ग्रेडियंट
35 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन विथ इंट्रिंसिक लंग पैथोलॉजी है। और अगर उसका कैपिटल ए, स्मॉल ए, DO2 लेस देन 35 है तो हाइपोवेंटिलेशन विथ नॉर्मल इंट्रिंसिक लंग फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस खत्म। अब आते हैं हम आपका एल्कोलोसिस पे आते हैं। एल्कोलोसिस तो हमने मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस उसके साथ खत्म हो गया। अब आपका बच्चा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस रेस्पिरेटरी के लिए हमें क्या होगा? एल्कोलोसिस मतलब CO2 वॉश आउट। एल्कोलोसिस मतलब CO2 वॉश आउट, यानी कंडीशन क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। वहाँ पे हाइपर, तो इसमें हाइपर वेंटिलेशन कॉमन होगा। अगर हाइपर वेंटिलेशन है और हमने कैपिटल ए DO2 कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 35 से ज़्यादा आ गया, वैल्यू 35 से ज़्यादा होगा, यानी हाइपर वेंटिलेशन विथ इंट्रिंसिक लंग्स पैथोलॉजी। और अगर उसकी वैल्यू 35 से कम आया तो हाइपर वेंटिलेशन तो हो ही रहा, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होना है तो हाइपर वेंटिलेशन तो कॉमन है। अब ये हाइपर वेंटिलेशन हमें देखना है CNS के कारण है कि लंग्स के कारण है। तो अगर वैल्यू उसकी 35 से कम है, यानी उसको इंट्रिंसिक लंग पैथोलॉजी नहीं है, CNS की पैथोलॉजी हो सकती है। और CNS की पैथोलॉजी है तो हम CNS को उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, वहाँ पे हम बेंटी से नहीं। और अगर इंट्रिंसिक लंग पैथोलॉजी है, निमोनिया है, टेंशन है, उसको हम बेंटी के अनुसार वेंटिलेशन ABG देखेंगे, उसके अनुसार मॉडिफाई करेंगे। तो इस मास्टर चार्ट से पहले आपको 6 पॉइंट याद करना, कहाँ कहाँ ABG कैसे कैसे क्या। तो इस मास्टर चार्ट से आपको पूरा ABG क्लियर कर लेना। लास्ट के जो पार्ट हैं ऑक्सीजन स्टेटस और पॉसिबल इटियोलॉजी, पॉसिबल, ये दोनों पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो 4 पार्ट हैं, शुरू के 4 पार्ट हैं, वो UG स्टूडेंट और जो कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कोई PG स्टूडेंट 6 कंपोनेंट पूरा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई UG स्टूडेंट है, इंटर्न है, जिनको कम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, तो उनके लिए, हालांकि ड्यूटी आवर में आपको ABG इंटरप्रिटेशन आएगा तो बहुत अच्छा, आप ICU में वर्क करते हो तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर एग्जाम गोइंग पर्पज से है तो पहले 4 कंपोनेंट यानी मिक्स एसिडोसिस जो कंपनसेटरी पार्ट वाला, वहाँ तक नीट UG या UG स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ABG बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।